परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्यमय सानिध्य में, बहुत प्रकाशवान स्थान पर, बहुत ही दिव्य स्थली पर गुरु सत्ता के सानिध्य में हम सभी बैठे हुए हैं। दिव्यतम स्वरूप का ध्यान और बहुत ही प्रखर और उज्जवल स्वरूप का ध्यान गुरुदेव माता जी का करते हुए उनके सानिध्य में बैठने का, उनके टच को, उनके पास होने की फीलिंग को अपने अंतर्मन में दृढ़ करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। किस तरह से बता रहे हैं हमें कि ध्यान एक्चुअली क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे विचारों की इंटेंसिटी किस लेवल की है, किस चीज़ पे हमारा चित्त, हमारी वृत्ति एकाग्र हो गई है, किस सोच में हम स्थिर हो गए हैं, वास्तविक रूप से ध्यान वही कहलाता है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर इसको मोड़ना हो, अगर जीवन में विचारों और भावनाओं को उत्कृष्ट बनाना हो, ऊर्ध्वगामी बनाना हो, तो उसका भी एकमात्र एक ही सफल उपाय है, ध्यान को ही परिमार्जित और परिष्कृत किया जाए। विचारों और भावनाओं के द्वारा ध्यान के लेवल को ऊर्ध्वगामी बनाया जाए, उच्च स्तरीय बनाया जाए। तो ध्यान क्या है वास्तविक रूप से अगर समझा जाए तो, कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम किन विचारों में डूबे रहते हैं, किस तरह के थॉट प्रोसेस में हम लगातार चलते रहते हैं, कौन सा थॉट प्रोसेस हमारे जीवन को डोमिनेट कर रहा है, दिशा कौन सी बनी हुई है हमारे जीवन में, किस तरह से विचारों को लेकर हम चल रहे हैं। तो ये वास्तविक जो ध्यान हमारे जीवन में चल पड़ा है, वही हमारे जीवन को, भविष्य को गढ़ता है। तो गुरुदेव उसी हिसाब से बता रहे हैं कि अपने अंतरात्मा में श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा जैसे तत्वों को विकसित करने के लिए भी ध्यान का सहारा लिया जा सकता है। एक प्रयासपूर्ण तरीके से, एक बहुत ही एफर्टफुल तरीके से अपने ध्यान के लेवल को उच्च स्तरीय बनाया जा सकता है, जीवन की दिशा को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है, उच्च स्तरीय बनाया जा सकता है। और इन सब के लिए गुरुदेव यहाँ पे लास्ट लाइन जो बताया कल हम लोगों को आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने, कि हालांकि ये रहस्य इतने गहरे हैं कि इन्हें समझने के लिए पहले व्यक्तित्व को स्वाध्याय चिकित्सा से गुजरना पड़ेगा। स्वाध्याय, अब स्वाध्याय चिकित्सा क्या है और जो हम कर रहे हैं इसको और कैसे हम इसको सही तरीके से कर सकते हैं, या ये जो स्वाध्याय, ये जो पढ़ना या सुनना है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसको कैसे लेके चला जाए, इसको समझा कैसे जाए, और ये क्यों ज़रूरी है, किस तरह से ये फंक्शन करता है हमारी पर्सनालिटी को एलिवेट करने में, ये आज हम समझने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अति विलक्षण स्वाध्याय चिकित्सा। स्वाध्याय चिकित्सा की उपयोगिता असाधारण है। इसके द्वारा पहले मन स्वस्थ होता है, फिर जीवन। चिकित्सा के सिद्धांत एवं प्रयोग के जो विशेषज्ञ हैं उन सबका यही कहना है कि रोगी मन ही जीवन को रोगी बनाता है। यदि किसी तरह से मन को निरोग कर लिया जाए तो जीवन भी निरोग हो जाएगा। हम सब के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ हम बहुत अच्छे लोगों के, बहुत अच्छी किताबों के सानिध्य में आते हैं। हमारे हाथ में कुछ ऐसे नज़दीक ऐसे लोगों की, किताबों की, इन्फॉर्मेशन की आती है कि एकदम से हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बदल जाता है, हमारे जीवन का ढर्रा, हमारे जीवन की दिशा धारा बदल जाती है। तो ऐसे अनेक हमारे गायत्री परिवार में ऐसे अनेक जन हैं जिनका जीवन पहले तो मानसिक शारीरिक रोगों से ग्रसित था, लेकिन जब गुरुदेव का लिटरेचर उनके हाथ में आया तो उनके मन पर उन विचारों का प्रभाव पड़ा, और किस तरह से विचार मन को स्वस्थ करते हैं और जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर खींच ले जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो स्वाध्याय चिकित्सा है, इसका सबसे पहला जो प्रभाव है वो मन के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। यदि किसी तरह से मन को निरोग कर लिया जाए तो जीवन पूरी तरह से निरोग हो सकता है। बात सही भी है कि यदि हमारे सोच विचार का तंत्र ही दूषित है तो उसके प्रभाव शारीरिक रोग एवं व्यवहारिक गड़बड़ियों के रूप में उभरेंगे ही, इस तरह से दिखाई ही देंगे। अगर विचारों के लेवल पर डिस्टर्बेंस हैं और कहीं ना कहीं हम बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट से और बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट से अगर जीवन को, दूसरों को देखते हैं, जीवन को लेकर चलते हैं, तो उसका प्रभाव ना सिर्फ हमारे शारीरिक रोगों के रूप में बल्कि व्यवहार में भी गड़बड़ियां आने लग जाती हैं। मानसिक आरोग्य की ओर ध्यान दिए बगैर शरीर को स्वस्थ करने की सोचना या व्यवहारिक दोषों को ठीक करना कुछ वैसा ही है जैसे पत्तों को काटकर
पेड़ की जड़ों को सींचते रहना है। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव की मानसिक आरोग्य की ओर ध्यान दिए बगैर हम सोचते कैसे हैं, हम चीज़ों को देखते कैसे हैं, हम कार्य करने का सिद्धांत क्या है, हमारा तरीका क्या है, हम किस माइंडसेट से, हम किस दृष्टिकोण से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इसको सोचे बगैर या इसको ओवरलुक करके अगर हम अपने जीवन को, शरीर को स्वस्थ करने का सोच रहे हैं, तो ये वही मूर्खतापूर्ण जो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये अप्रोच है, जो कि हम सोचेंगे कि पेड़ के पत्तों को काट दें और जड़ों को सींचते रहें। मतलब जहाँ से फल आने वाले हैं, जहाँ से ब्रांचेस निकलने वाले हैं, उनको काट दें और ये सोचें कि सिर्फ जड़ों में ही पानी देने से काम चल जाएगा। या इसका ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई शरीर से तो बीमार हैं और जिम ज्वाइन कर लिया है। पहले बॉडी को बनाने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले विचारों के लेवल पर सशक्त और दृढ़ और सुव्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। उसको स्किप नहीं किया जा सकता। हम चाहेंगे कि मानसिक स्थिति मेरी जो भी बनी रहे, स्वस्थ शरीर से मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊं, तो ये एक अधूरा अप्रोच है या रॉन्ग अप्रोच के रूप में इसको लिया जा सकता है। इसी तरह से जब तक सोच विचार के तंत्र में विकृति बनी रहेगी, शारीरिक व व्यवहारिक परेशानियां बनी ही रहेंगी, है ना। इनमें से जो जड़ है वो विचारों में है, जो स्वस्थ रहने का जड़ है, जो व्यवहार को सही करने का जड़ है, वो हमारे सोच विचार के ही बीज में है। सोच विचार या बोध के तंत्र को निरोग करने की सार्थक प्रक्रिया स्वाध्याय से बढ़कर और कुछ नहीं है। विचारों में आई गड़बड़ियों को विचार ही सुधार पाएंगे, काट पाएंगे, उसको क्लीन को इम्प्रूव कर पाएंगे। इसीलिए स्वाध्याय एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे विचारों में डिस्टर्बेंस आ गई है, हमें गलत सोचने और करने की प्रैक्टिस हो गई है, उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको नई दिशा देने के लिए, नए डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाने के लिए स्वाध्याय से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। लेकिन स्वाध्याय के इस गहरे अर्थ व प्रभाव से ज़्यादातर लोग अपरिचित हैं। स्वाध्याय होता क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसका प्रभाव किस हद तक है, इससे अधिकतर लोग नहीं समझते हैं। कुछ लोग तो स्वाध्याय को अध्ययन का पर्याय मान लेते हैं, वे चाहे कुछ भी क्यों ना पढ़ें, उसे स्वाध्याय की संज्ञा देते हैं, जबकि इस तरह की पढ़ाई को मात्र अध्ययन कहा जा सकता है, स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय और अध्ययन में, स्वाध्याय और रीडिंग में डिफरेंस है। आप किसी लिटरेचर का स्वाध्याय अगर कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट अंतर्मन तक जाता है। रीडिंग से, पठन पाठन से वो बौद्धिक क्षमता का विकास करती है, सीमित रहती है, उसका जो प्रभाव है लिमिटेड रहता है। गुरुदेव आगे और भी अच्छे तरह से समझा रहे हैं कि जबकि इस तरह की पढ़ाई को मात्र अध्ययन कहा जाता है। रीड कर देना, इन्फॉर्मेशन ले लेना एक तरह से अध्ययन कहलाएगा, स्वाध्याय नहीं। अध्ययन केवल बौद्धिक विकास तक सीमित है, जबकि स्वाध्याय अपने बोध को संवारने की प्रक्रिया है, जहाँ पे रियलाइजेशन जैसी चीज़ आ जाती है जीवन में। रियलाइज कर लेता है कोई चीज़, हम अपने अंतर मन से बात करते हुए मान जाते हैं और समझ लेते हैं और उस तरीके को हटाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, दत्तचित्त हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं कि नहीं, अब मुझे ये ढर्रा अपने जीवन में, अब मुझे ये दृष्टिकोण अपने पर्सनालिटी में चाहिए ही नहीं। तो वो जो सीरियसनेस जो चीज़ लेके आती है वो स्वाध्याय के द्वारा होता है, अध्ययन के द्वारा नहीं। अध्ययन का एक लिमिटेड एस्पेक्ट होता है जहाँ पर वो हमारी बौद्धिक विकास तक ही सीमित रहती है, लेकिन जो स्वाध्याय है वो हमारे बोध को, हमारे रियलाइजेशन को, हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करने में बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली होती है। विशेषज्ञ अपने बोध के दो आयाम बताते हैं। इनमें से पहला है बाह्य बोध या इंद्रियों की सहायता से होने वाला बोध। विशेषज्ञ बोध के दो आयाम बता रहे हैं, है ना। रियलाइजेशन, एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज़ को बहुत गहराई से अपने कॉन्शियसनेस में, वो चीज़ें दो डायमेंशन में घटती हैं मनुष्य के जीवन में। पहला जो है वो बाह्य बोध या इंद्रियों की सहायता से होने वाला बोध कहलाता है, जिसको एक्सपीरियंस कहते हैं। हमें कुछ चीज़ों की एक्सपीरियंस जब होती है तो हम उस चीज़ को बहुत गहराई से रियलाइज़ करते हैं।
उस एक्सपीरियंस से जब हम गुजरते हैं तो हमें पता लगता है कि वो वास्तविकता है क्या उसमें। और दूसरा है जिसमें उस एक्सपीरियंस में हमें इंद्रियों की और बाह्य बोध की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरा है आंतरिक बोध, यानी कि बौद्धिक विवेचना, विश्लेषण एवं आंतरिक अनुभूतियों से होने वाला ज्ञान। बोध जो बॉडी के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर, और दूसरा बोध जो मेंटल लेवल पर, या ये कह लीजिए कि आंतरिक अनुभूतियों के स्तर पर जो हमें ज्ञान हो रहा है, अनुभूतियों के लेवल पर, अंतर्मन में बुद्धि के बौद्धिक विवेचना या विश्लेषण करते हुए कुछ आंतरिक अनुभूतियां जो हो रही हैं, वो आंतरिक बोध के नाम से जाना जाता है। बोध के ये दोनों आयाम परस्पर गहरे में गुथे हैं। जो इंद्रियां अनुभव करती हैं, बुद्धि उस पर विचार किए बिना नहीं रहती। इसी तरह से हमारी आंतरिक सोच में जो विचार, भावनाएं, विश्वास, आस्थाएं, अपेक्षाएं व आग्रह समाये रहते हैं, वे इंद्रिय अनुभूतियों को अपने रंग में रंगे बिना नहीं रहते। बिल्कुल सही बात है। क्या बोल रहे हैं? दोनों ही लेवल पर जब बोध को कैसे डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ पर, जो इंद्रियों का अनुभव है, जो इंद्रियों के सेंस के द्वारा जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, तो बुद्धि जो है उसके ऊपर विचार किए बिना नहीं रहती। बुद्धि भी इस तरह से कुछ ना कुछ उसके एक्सपीरियंस को लेकर सोचती है, कुछ विचार बनाती है, कुछ विश्लेषण करती है। उसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं हमारे आंतरिक जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अनुभूतियाँ होती हैं, जिस तरह से विचार, हमारे विश्वास बनते हैं, आस्थाएं बनती हैं, हमारे आग्रह बनते हैं, वे इंद्रियों की अनुभूतियों को अपने रंग में रंगे बिना नहीं रहते। जो इंद्रियों के द्वारा जो हमें अनुभूति हुई थी, उसको वो ये सारे आंतरिक जो बोध है उसको ओवरकम कर देते हैं या डोमिनेट कर देते हैं। वो अपने भावना और विचारों पे आए जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको ये इंद्रियों की अनुभूतियों को अपने रंग में रंगने में पूरी तरह से सक्षम हैं, पावरफुल होते हैं। जो आंतरिक बोध है वो बहुत इंटेंस होता है। कई बार देखते हैं लोग संकल्प लेके आगे बढ़ते चले जाते हैं, कुछ इंटरनल उनके विचारों में चेंजेस आते हैं, कोई चीज़ वाकई समझ में आ गई, बहुत दृढ़ता से क्लैरिटी को लेकर जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो वो अपने सेंस फिजिकल लेवल पर हर एक चीज़ को डोमिनेट करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए आंतरिक जो बोध है, जो अंतर्मन में जागा ज्ञान है, जो रियलाइजेशन है, वो हमारे बॉडी के लेवल पर बाह्य बोध को भी ओवरपावर करती है। कहावत भी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि दृष्टिकोण को स्वस्थ बना लिया जाए तो जीवन के सभी आयाम अपने आप ही स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत बड़ी लाइन है। गुरुदेव कह रहे हैं जैसी हमारी दृष्टि होगी, हमारे आसपास दुनिया वैसी क्रिएट होती चली जाएगी, हमारे आसपास की मैनिफेस्टेशन उसी लेवल की होती चली जाएगी। यदि हमारा दृष्टिकोण स्वस्थ है तो जीवन के सभी आयाम अपने आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। और स्वाध्याय इसी दृष्टिकोण की चिकित्सा करता है। अगर किसी तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट को, नेगेटिव अप्रोच को हमने जीवन जीने का स्टाइल ढर्रा बना लिया है, तो स्वाध्याय एकमात्र एक ऐसा तरीका है जो हमारी सोच में, जो हमारे आंतरिक बोध में चेंजेस लाता है। उस हिसाब से फिर हम अपने बॉडी को, अपने जीवन को उस ढर्रे में ढालते चले जाते हैं। तो स्वाध्याय जो है वो एक बहुत ही बड़े लेवल पर दृष्टिकोण के चिकित्सा के रूप में काम करता है। स्वाध्याय को यदि अंग्रेजी भाषा में सेल्फ स्टडी ना कहें तो सेल्फ स्टडी ना होकर स्टडी ऑफ सेल्फ होगा। दरअसल यह स्वयं के सूक्ष्म अध्ययन की विधि है। सेल्फ स्टडी मतलब मैं अकेले पढ़ रही हूँ। स्टडी ऑफ सेल्फ का मतलब मैं अपने बारे में जान रही हूँ, अपने बारे में मेरी जानकारी बढ़ रही है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, अपने आप को और गहराई से जानना स्टडी ऑफ सेल्फ स्वाध्याय कहलाता है। सेल्फ स्टडी स्वाध्याय नहीं है। तो बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव ने दोनों ही वर्ड्स को क्लियर किया कि अंग्रेजी भाषा में अगर स्वाध्याय को कहना चाहेंगे तो उसको सेल्फ स्टडी ना कहकर स्टडी ऑफ सेल्फ कहेंगे। दरअसल स्वयं के सूक्ष्म अध्ययन की विधि स्वाध्याय कहलाती है। इस विधि के 4 मुख्य बिंदु हैं। इसके पहले क्रम में हम उन ग्रंथों विचारों का चयन करते हैं जिन्हें स्वयं की
स्व की अनुभूति से संपन्न महामानवों ने सृजित किया है। सबसे पहले अध्ययन करना तो है, अपने बारे में जानना तो है, लेकिन किन लिटरेचर के माध्यम से? तो उन लिटरेचर को चूज करने का प्रयास करें जो उन लोगों के द्वारा लिखित है जिन्होंने स्वयं महामानव होने की जर्नी को कंप्लीट किया है, अपने आप को भीड़ से अलग उन्होंने एस्टेब्लिश किया है आंतरिक रूप से, तब प्रधान जीवन जिया है, जिन्होंने समाज के लिए बढ़ चढ़ कर किया है। ऐसे विभूतिवान संपन्न महामानवों के द्वारा सृजित जो ग्रंथ हैं, जो विचार हैं, उनका चयन करना सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बिंदु ये है हमारे स्वाध्याय का। और हम जिस लेवल पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट पे हम सभी बहुत ही सही जा रहे हैं। 100 आउट ऑफ 100 हमारे स्वाध्याय को मिलता है कि हम परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जैसे महामानवों के द्वारा रचित ग्रंथों को हम लिख रहे हैं, जिनका स्वयं का जीवन हम सब के समक्ष यज्ञ जीवन के, ऋषि मुनियों के जीवन के समान, महामानवों के जीवन के समान हमारे सामने एज एन एग्जाम्पल है। ध्यान रखें, कोई भी पुस्तक या विचार स्वाध्याय की सामग्री नहीं बन सकते। इसके लिए जरूरी है कि यह पुस्तक या विचार किसी महान तपस्वी आत्मवेत्ता के द्वारा सृजित हों। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद अथवा परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित ग्रंथों का चयन किया जा सकता है। इस चयन के बाद दूसरा चरण प्रारंभ होता है। इस क्रम में हम इन महान विचारों के परिप्रेक्ष्य में स्वयं को देखते हैं। दूसरा क्या है? हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, या हम अपने लेवल पर, आंतरिक बोध के लेवल पर, हम जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या कह रहा है उस लेवल पर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि हम कहाँ हैं, मेरी जानकारी स्वयं की कितनी अधूरी है, या कितना मुझे और आगे किस लेवल पर बढ़ना है, कैसे जाना है, आगे की जो जर्नी है वो किस क्रम में बनती जाएगी। तो इस क्रम में हम इन महान विचारों के परिप्रेक्ष्य में स्वयं को देखते हैं, आंकलन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इस सत्य पर विचार करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, क्या सोचना चाहिए और क्या सोच रहे हैं। इस तरह के लेवल पर हम समझने का, सीखने का और अपने आप को चेंज करने का एक डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं सेकंड उपक्रम में। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रम है। इसी स्तर पर हम अपने स्वयं के चिंतन तंत्र की विकृतियों व विकारों को पहचानते हैं, है ना, कमियों को जानना शुरू कर देते हैं कि ये नेगेटिव पॉइंट है, ये लीकिंग पॉइंट है जहाँ से मैं अपने आप को वीक करती हूँ, मैं अपने आप को कमज़ोर करता हूँ, और इस तरह से जो चीज़ है मुझे अभी के अभी इसको रिपेयर वर्क कर देना होगा, मुझे इसको स्टॉप कर देना होगा। दिस शुड नॉट बी देयर एनी मोर नाउ। तो इस तरह से हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, पहचानना शुरू कर देते हैं कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, उनका भली प्रकार निदान करते हैं, है ना, डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोस करने का प्रयास करते हैं, गड़बड़ियाँ कहाँ हैं और उनके प्रभाव कहाँ पड़ रहे हैं, आगे कहाँ पढ़ने की उम्मीद है। इन सभी बातों पर विचार करते हैं। यह सच है कि निदान सही हो तो समाधान की नीति भी सही तय होती है। हम लोगों ने एक चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ा कि निदान जो है वो आध्यात्मिक चिकित्सा का एक रूट की तरह इसको लिया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पहले डायग्नोसिस अगर सही तरीके से हो जाए, जान जाए हमारे में कमियां कहाँ कहाँ हैं, जान जाए हमें कहाँ कहाँ पे लूप होल्स बना लिए हैं अपने पर्सनालिटी में, कहाँ कहाँ होल्स हैं, कहाँ कहाँ इन छिद्रों को भर देना है, ताकि यहाँ से या इस वृत्ति को स्टॉप कर देना, इस टेंडेंसी को, इस प्रैक्टिस को यहीं पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये भविष्य में मुझे और कमज़ोर और वीक और डरा हुआ और भय से आक्रांत कर देगा। इसीलिए सेल्फ एनालिसिस करते हुए ये जान लेना ज़रूरी है, एक डायग्नोसिस अच्छे एक डॉक्टर की तरह जो बहुत अच्छी तरह से रोग का डायग्नोस करके फिर ये डिसाइड करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से हो। इसकी पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना, है ना। स्वाध्याय चिकित्सा का यह सच है कि निदान सही हो सके तो समाधान की नीति भी सही तय होगी। स्वाध्याय चिकित्सा का तीसरा मुख्य बिंदु डायग्नोसिस।
विचार, भावनाओं, विश्वास, आस्थाओं, मान्यताओं, आग्रहों से समन्वित अपने दृष्टिकोण को ठीक करने की नीति तय करना, नीति बनाना। जैसे सुबह जब हम आत्मबोध करते हैं, आदरणीय जीजी माँ हम सबको बोलती हैं, अब पूरे दिन की आप ये बना लीजिए, एक प्लान ठीक से बना लीजिए, टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आपने ये सारी चीज़ें क्या क्या करनी है और किस तरह से सावधानी बरतते हुए काम करनी है, सावधानियाँ क्या क्या बरतनी हैं, अटेंटिव होकर, कॉन्शियस होकर, पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ कर्म को करने का एक मुद्दा अपने अंतर्मन में जागृत करना, प्लान कर लेना। कल जो गलतियां हुई थी, कल जो बिना सोचे समझे कह दिया था, कर दिया था, व्यवहार में गड़बड़ियां दिखा दी थी, वो आज रिपीट ना हो। तो उस लेवल पर गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं, अपनी मान्यताओं, अपने आग्रहों को से समन्वित अपने दृष्टिकोण को ठीक करने की रीति नीति तय करना, इसकी पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। हम कहाँ से प्रारंभ करें, किस तरह से आगे बढ़े, इसकी पूरी विधि विज्ञान को इस क्रम में बनाना और तैयार करना पड़ता है। एक बहुत प्लान वे में, जैसे किसी प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, अपने आप को एज अ प्रोजेक्ट लीजिए कि प्रोजेक्ट है, और अपने प्रोजेक्ट, इस लाइफ के प्रोजेक्ट को किस तरह से और कल से बेटर आज बनाएं, कल से मेरा बेटर आज हो। आज हम कुछ ना कुछ स्किल्स को अपने अंदर बढ़ाने का प्रयास करें, व्यवहारिक सॉफ्ट स्किल्स, बोलने का, खाने का तरीका। अपने आप को देखें शीशे में, खाते हुए हम लगते कैसे हैं, क्या बहुत हड़बड़ा के, बहुत ही परेशान वाला बॉडी लैंग्वेज के साथ तो नहीं खाते हैं हम अपने आप को देखें, हम सोते कैसे हैं, हम बैठते कैसे हैं, हम सॉफ्ट स्किल के लेवल पर हम चीज़ों को कैसे लेते हैं, कैसे किसी से काम करवाते हैं। कोई मेड अगर घर में काम करता है तो उसके साथ मेरा क्या व्यवहार है, व्यवहार ही नहीं, सबसे पहले तो विचारों के लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर मैं क्या सोचती हूँ। अब ठंड हो गई है तो क्या मैं कंफर्टेबल हूँ उसको ठंडे पानी में काम करने देने के लिए, क्या उसके लिए गर्म पानी देना है, क्या उस लेवल की संवेदनशीलता है। तो बहुत छोटे छोटे लेवल पर अपने आप की एनालिसिस और तैयारी की, कल से आज मेरा और बेटर कैसे हो सकता है। इसके बाद चौथा बिंदु इस विधि विज्ञान के अनुसार व्यवहार। चौथा बिंदु क्या हो गया, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, जो प्लान किया था उसको अब व्यवहार में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड होता चला जा रहा है। मेरा संकल्प, मेरी प्लानिंग अब एक्शन ओरिएंटेड होकर व्यवहार में उतर रही है, यानी कि स्वाध्याय को औषधि के रूप में ग्रहण करके स्वयं के परिष्कार का साहसिक कार्य अपनाना। स्वाध्याय जो पढ़ा था और जिसको पढ़ने के बाद एनालाइज किया था कि यहाँ मैं गलत हूँ, और इस एनालिसिस के बेस पर कुछ तैयारियाँ कर ली थी कि ऐसे ऐसे अब मुझे इसको सही करना है। अब औषधि के रूप में इस स्वाध्याय को ग्रहण करने के बाद मैंने उन सारी प्लानिंग्स को अपने व्यवहार में उतारना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही साहसिक कार्य है। साहस से भरे हुए लोग ही ऐसा कर सकते हैं, बुजदिल नहीं, दब्बू नहीं, कमज़ोर नहीं, ये उनका काम नहीं है। यहाँ पे साहस, जो शौर्यवान है, जो साहसी हैं, वो ही अपने आप में परिवर्तन लाने का साहस कर सकते हैं, अपने ढर्रे को, अपने पैटर्न्स को चेंज करने का साहस कर सकते हैं। यह काम ऐसा है जिसे जुझारू एवं संघर्षशील लोग ही कर सकते हैं। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, वृत्ति बनी हुई है आलसियों वाली। अब डिसाइड कर लिया है कि समय को आलस में नहीं बिताना है, तो अपने आप से संघर्ष है, अपने आप से सबसे बड़ा चैलेंज हमने अपने आप को दे दिया है, क्योंकि आदत बनी हुई थी कंफर्ट में रहने का, बैठे बिठाए खाने का, बिना कुछ किए मिल जाए, तैयार होके मिल जाए सब कुछ, ये माइंडसेट थी। अब बना लिया है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाएंगे। जब तक ये शरीर है अपनी सेवा मैं खुद करूंगी। कम से कम ऑर्डर देने का संकल्प, कि किसी से कम मुझे बोलना पड़े, मुझे ये पकड़ा दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये कर दो, ये कम से अपने अंतर्मन में संकल्प, और उसके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार, अपने एक्शंस, अपना रूटीन चेंज करते चले जाना। गुरुदेव कह रहे हैं ये जो जुझारू होते हैं, जो संघर्षशील लोग होते हैं, वो ही ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि किसी सत्य की वैचारिक स्वीकारोक्ति कर लेना आसान है, पर उसके अनुसार जीवन जीने लगना कठिन है। विचार उठा लेना, संकल्प उठा लेना, मन में भाव उठा लेना तो आसान है, लेकिन जीवन को उसके अनुसार ढालना बहुत कठिन है। इसमें आदतों एवं संस्कारों की अनेक बाधाएं आती हैं।
कुछ पैटर्न्स हैं आदत के रूप में जो डेवलप हो गए हैं, उसमें हम कंफर्टेबल हो गए हैं। आदत क्या, जिस चीज़ को करने में हम कंफर्टेबल हैं वो आदत बन जाएगी। संस्कार क्या, जो पिछले कई जन्मों से एक पैटर्न को लेकर हम चलते ही चले आ रहे हैं, जिसके बारे में कभी हमने ध्यान भी नहीं दिया कि ये संस्कार मेरे में अच्छे या गलत हैं। वो संस्कार कई जन्मों से बना चला आ रहा है। ये दोनों चीज़ें, ये जो संकल्प है, जो वैचारिक हमने संकल्प किया है स्वाध्याय के औषधि के एक आउटपुट के रूप में, मेरे जीवन में जो चेंज आना चाहता है, जो विचार उठ गया है, उसको इम्प्लीमेंट करने में ये जो दो चीज़ें हैं, आदत और संस्कार, ये बाधा के रूप में खड़ी हो जाती है। अहंकार अनगिन अवरोध खड़े करने लगता है। इन्हें दूर करने का एक ही उपाय है, हमारी जुझारू एवं साहसिक वृत्ति। हम जुझारू और साहसिक वृत्ति के बने, तब जाकर हम अपने संकल्प को पूरी तरह से उतार पाएंगे अपने जीवन में। फिर से वही बात कि सोच के लेवल पर हम कितने रैशनल होते चले जाएं, हमें पता हो हम क्या सोच रहे हैं, हमें पता हो हम क्या करने जा रहे हैं, हमें पता हो मेरा अभी नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, तो व्यक्ति बहुत ही जुझारू और साहसिक वृत्ति को डेवलप करता चला जाएगा। वो प्रैक्टिस जहाँ पर हम एकाग्र होना शुरू कर दें अपने लेवल पर, अपने आप को देखने की जो प्रैक्टिस है वो डीप होने लग जाएगी, तो ये जुझारू और जो साहसिक वृत्ति है ये अपने आप पनपने लग जाएगी। जो अपने अहंकार को अपने ही पांव के नीचे रौंदने का साहस करते हैं, उनसे बड़ा साहसी इस सृष्टि में और कोई नहीं। सचमुच ही जो अपने को जीतता है वह महावीर होता है। स्वाध्याय की औषधि का सेवन करने वालों को ऐसा ही साहसी होना चाहिए। साहस करना होता है अपने ही संस्कारों को, अपने ही आदतों को रौंद देने का, अपने ही अहंकार को अपने ही पैरों से रौंद दें कि मन बहुत अभी उछल रहा है, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, इसको कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठा दिया, झुक के सेवा करने के मोड में उसको ले आए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो है ये बहुत ही साहसी और जो वाकई जो अब स्वयं को जीतता है वही महावीर कहलाता है। महावीरों का ये काम है। इसीलिए स्वाध्याय की जो औषधि का सेवन करते हैं उनके जीवन में इस तरह का साहस होना बहुत ज़रूरी है। तब स्वाध्याय जो है वो परिवर्तन लाने का उपक्रम बना लेती है। जो हमने सीखा उसको हम उतार पाने के ट्रैक में आ जाते हैं। साहसी होना पड़ेगा, संघर्षशील होना पड़ेगा, जुझारू होना पड़ेगा। पौंडीचेरी आश्रम महर्षि श्री अरविंद के शिष्य नलिनी कांत गुप्ता ने स्वाध्याय के बारे में अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कई मार्मिक बातें कही हैं। ये उनके बारे में है जो महर्षि अरविंद के शिष्य नलिनी कांत गुप्ता, स्वाध्याय के बारे में इनके एक्सपीरियंस हैं, कुछ मार्मिक बातें बता रहे हैं। यहाँ ध्यान दिलाना आवश्यक है कि नलिनी कांत अपने 16 वर्ष की आयु से लगातार श्री अरविंद के पास रहे हैं। मतलब बहुत बचपन से ही वो महर्षि अरविंद के सानिध्य में रहे। श्री अरविंद उन्हें अपनी अंतरात्मा का साथी सहचर बताते थे, बहुत क्लोज थे वो। वह लिखते हैं कि आश्रम में आने पर अन्यों की तरह मैं भी बहुत पढ़ा करता था। अनेक तरह के शास्त्र एवं अनेक तरह की पुस्तकें पढ़ना स्वभाव बन गया था। एक दिन श्री अरविंद ने बुलाकर उनसे पूछा, इतना सब किस लिए पढ़ता है? उनके इस प्रश्न का सहसा कोई जवाब नलिनीकांत को न सूझा। वह बस मौन रहे, है ना। इतना उस दिन बस इतनी ही बात हुई कि श्री अरविंद ने पूछा कि तुम इतनी किताब किस लिए पढ़ रहे हो, इतनी सारा अध्ययन क्यों कर रहे हो? तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो मौन रहे। वातावरण की इस चुप्पी को तोड़ते हुए श्री अरविंद बोले, देख, पढ़ना बुरा नहीं है, पर यह पढ़ना दो तरह का होता है। एक बौद्धिक विकास के लिए, दूसरा मन प्राण अंतर चेतना को स्वस्थ करने के लिए। पढ़ना दो तरह का है। एक माइंड के लेवल पर हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं जो हमारी बौद्धिक विकास में सहायक है, और दूसरा पढ़ना जहाँ हमारा मन, हमारी प्राण, हमारी अंतर चेतना स्वस्थ होती चली जाती है। इस दूसरे को स्वाध्याय कहते हैं और पहले को अध्ययन। तुम इतना अध्ययन करते हो सो ठीक है,
पर स्वाध्याय भी किया करो। देखिए, गुरु जानते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, वो क्या कर रहा है, पढ़ तो रहा है लेकिन पढ़ने में उसकी बौद्धिक विकास के अलावा और कुछ नहीं हो पा रहा है, ये बौद्धिक विकास तक ही लिमिटेड है। उसको बता रहे हैं कि तुम अब स्वाध्याय की ओर अग्रसर हो, तुम्हारा इतना पढ़ना तो ठीक है लेकिन अब तुम पढ़ाई छोड़कर स्वाध्याय करना शुरू करो। इसके लिए अपनी आंतरिक स्थिति के अनुरूप किसी मंत्र या विचार का चयन करो। क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी इस स्वाध्याय के लिए अब तुम्हें क्या करना है, किसी एक चीज के ऊपर तुम्हें फोकस हो जाना है, या कोई मंत्र ले लो या कोई एक विचार का चयन कर लो, किसी एक विचार को सेलेक्ट कर लो और फिर उसके अनुरूप स्वयं को ढालने की साधना आरंभ करो। उस विचार, उस मंत्र के अनुरूप अपने आप को ढालने का उपक्रम बनाना, उस तरह के एनालिसिस अपने में लाना, कहाँ कमियां हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, किस चीज़ को करना बिल्कुल बंद कर देना है, किस चीज़ को धीरे धीरे से शुरू करना है। तो ये सारी चीज़ें गुरुदेव कह रहे हैं, यहाँ पे उनको बताया गया कि उस अपने आप को ढालने की साधना उस मंत्र या विचार के बेस पर शुरू कर दो। नलिनीकांत लिखते हैं यह बात उस समय की है जब श्री अरविंद सावित्री पूरा कर रहे थे। सावित्री उनकी बहुत ही फेमस बुक है जो वो उस समय ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले थे। मैंने इसी को अपने स्वाध्याय की चिकित्सा की औषधि बना ली। उन्होंने ये डिसाइड किया जो ये बुक उनकी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं स्वाध्याय के लेवल पर इसी बुक का, इसी ग्रंथ का चयन करता हूँ, सावित्री। फिर मेरा नित्य का क्रम बन गया। सावित्री के एक पद को नींद से जगते ही प्रातःकाल पढ़ना और सोते समय प्रति पल प्रति क्षण उस पर मनन करना ही मेरा नित्य का स्वाध्याय का क्रम बन गया। देखिए, गुरु बोले और शिष्य उस पर चल पड़े, तब कुछ बात, जो इंसिडेंट है, जो घटना है, जो परिवर्तन है, वो महान क्षण है, वो सौभाग्य का क्षण उसके जीवन में तब आता है जब वो करने के लिए, अपने गुरु के कहे के अनुसार करने के लिए वो चल पड़ता है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो सावित्री का अध्ययन करेंगे। अब उनका ये नित्य का क्रम बन गया था कि सुबह उठते ही, नींद से जगते ही सावित्री के एक पद को वो प्रातःकाल पढ़ लेते थे और सोते समय यही प्रैक्टिस बनी हुई थी उनकी कि प्रति पल प्रति क्षण उसी पद का वो मनन चिंतन करते हुए सो जाया करते थे। उसी के अनुसार साधना की दिशा धारा तय करना। इसके बाद इस तय क्रम के अनुसार जीवन शैली, साधना शैली विकसित करते चले जाना। क्या चेंजेस ला रहे हैं? बहुत ग्रेजुअल तरीके से चेंज ला रहे हैं, एकदम से पलटने की बात नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं हर एक पद को मैं रोज पढ़ता था सुबह उठ के, रात को सोने समय मेरा चिंतन उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना बनाता था। फिर आगे के क्रम में मेरी साधनाएं वो इन्फॉर्मेशन के साथ, वो आत्मानुभूति के साथ मेरी साधनाएं भी बढ़ती चली गई, बदलती चली गई, जीवन की शैली बदलती चली गई। और ये उन्होंने इस तरह से स्वाध्याय को अपने जीवन में जीना शुरू कर दिया। जो पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं, उसको अपने जीवन में तय कर रहे हैं, उसकी दिशा धारा के अकॉर्डिंग अपनी जीवन शैली को बदल रहे हैं, अपनी साधना शैली को विकास कर रहे हैं। उनका यह स्वाध्याय क्रम इतना प्रगाढ़ हुआ कि बाद के दिनों में जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि आपके और माताजी के बाद यहाँ साधना की दृष्टि से कौन है? किसी ने पूछा कि आप चले जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, और माताजी भी, अगर श्री माँ भी शरीर छोड़ देंगे, तो उसके बाद यहाँ की साधना की दृष्टि से कौन है, किसको माना जाएगा? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नलिनी। इतना कहकर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे बोले, नलिनी इज एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी, यानी कि नलिनी पवित्रता की मूर्ति है। देखिए, गुरु को अपने कितने, मतलब एक तो वो शुरू से उनके आत्मीय रहे, पास रहे, क्लोज रहे, और फिर उनके अकॉर्डिंग जब उन्होंने अपने स्वाध्याय को, अपनी जीवन शैली और साधना शैली को विकसित किया, तो वो दिन आया जहाँ पर वो स्वयं के, गुरु के और माताजी के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको एक्सेप्टेंस मिली। उनको कहा गया, नलिनी इज एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी।
है ना, पवित्रता की मूर्ति के रूप में उनको उनके गुरु ने उनका बखान किया। नलिनी ने वह सब कुछ पा लिया जो मैंने या माताजी ने पाया है। ऐसी उपलब्धियां हुई थी स्वाध्याय चिकित्सा से नलिनी कांत को। ये वाली स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने क्या कहा गुरु ने कि नलिनी के पास वो सब कुछ है जो मैंने और माताजी ने पाया। बिल्कुल सेम लेवल पर लाकर उन्होंने अपने शिष्य को बिठा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे में अब इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया है, मेरी चेतना में ये पूरी तरह से घुल गया है, एक हो गया है, मिल गया है। इसीलिए मैंने और माताजी ने जो कुछ भी साधना से पाया, नलिनी ने वो सब कुछ पा लिया है। इसीलिए हमें रिप्लेस करने के लिए वो पूरी तरह से केपेबल है। ऐसी उपलब्धियां हुई थी स्वाध्याय चिकित्सा से नलिनी कांत को। हालांकि वह कहा करते थे कि स्वस्थ जीवन के लिए शुरुआत अपनी स्थिति के अनुसार मन के स्थान पर तन से भी की जा सकती है। क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय की जो शुरुआत है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मन के स्थान पर ना करके तन से भी की जा सकती है। अब ये अगला जो टॉपिक है हठ योग से रिलेटेड, उससे बांध रहे हैं। गुरुदेव ये बता रहे हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब कि मान लीजिए अगर स्वाध्याय के लेवल पर या मन के लेवल पर बात अगर नहीं बन पाती है इनिशियली, और हमारी जो वृत्ति है वो बॉडी के लेवल पर डिसिप्लिन होने से ज़्यादा अच्छी तरीके से बन सकती है, आगे हम बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए हठ योग की विधियां श्रेष्ठ हैं। अगले क्रम में गुरु सत्ता हमें अगले हफ्ते हमें बताएंगी किस तरह से हठ योग के द्वारा भी विचारों को अल्टीमेटली चेंज किया जा सकता है, प्योरीफाई हुआ जा सकता है, उसको ऊर्ध्वगामी एलिवेट किया जा सकता है अगर मन के द्वारा ये उपक्रम ना बंद पड़े। अगर स्वाध्याय जैसी चीज़ें इम्पैक्ट नहीं ला पा रही हैं तो हठ योग की विधियों के द्वारा अपने जीवन में चेंज लाया जा सकता है। वो कैसे करना है, किस तरह के आसन, किस तरह के प्राणायाम, किस तरह के बंध और मुद्राओं के उपचार के द्वारा कई बार व्यक्ति बहुत आसानी से आगे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कई बार विचारों को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन बॉडी के लेवल पर इन सारे चीज़ों का प्रयास प्रैक्टिस करना आसान होता है कईयों के लिए। जहाँ पर स्वाध्याय का इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पे हठ योग को एज अ ऑल्टरनेट लिया जा सकता है। उसमें कैसे करना है, इसका क्या प्रभाव है, क्यों करें और कौन से लोग करें, किसके गाइडेंस में करें, ये सारी चीज़ें हमें अगले स्वाध्याय में इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आइए गुरु सत्ता से प्रार्थना, उनके आशीर्वाद से हमारा जो ये स्वाध्याय शुरू हुआ है, उनके दिव्य जो लिटरेचर को पढ़ते हुए हम सभी अपने अंदर आंशिक चेंज जो महसूस कर रहे हैं, ये आंशिकता बढ़ती चली जाए, परिपूर्णता में कन्वर्ट होती चली जाए। सही मायने में हमारे विचार और भावनाएं, हमारे चिंतन शैली, हमारा दृष्टिकोण परिमार्जित परिष्कृत होता चला जाए, कॉन्शियसनेस हमारी एलिवेट होती चली जाए, ऊर्ध्वगामी होती चली जाए। ऐसी प्रार्थना गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन प्रणाम। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में शत शत नमन, शत शत प्रणाम।